गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है इस टाइम हम लोग एमसीक्यू करेंगे और चैप्टर्स तो कल भी डिसाइड ही हो गया था कि एनपीओ का ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी हम लोग का 5 मिनट लेट है। बाकी तो मैसेज आपको मिल गया था कि 8 बजे ही क्लास होगी। कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए आपको अलग से क्लासरूम एप्लीकेशंस पे है, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। और नोटिस तो ऐसे आपको उपलब्ध होगा ही, और ज्वाइन करने के लिए आपको पता है कि एप्लीकेशन पे ही जो अकाउंट की क्लासेज है वहाँ पे नोटिस बोर्ड में इस क्लासरूम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आएंगे और अपनी जो पोर्शंस है उसको कवर करेंगे जल्दी से, क्योंकि समय हम लोग के पास पर्याप्त तो है नहीं कि आराम से कर सकते हैं। चलिए, किन्हीं का कोई कमेंट देख ले। चलिए, गुड मॉर्निंग रीना जी। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आएंगे और बताएंगे कि आईबीआई खाता होता है। जनरली आईबीआई के बारे में तो हम लोग अभी कल की क्लासेज में नहीं कर पाए थे, रिसिप्ट वन पेमेंट अकाउंट को ही कर पाए थे। तो आज जो है वो हम लोग थोड़ा सा पॉइंट ऐसे भी आपको स्टेट कर रखे हैं, तो उतना तो डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें दिक्कत होगा या नहीं। तो वो सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा कि आईबीआई खाता होता है व्यक्तिगत, वास्तविक खाता और नाममात्र खाता। तो सबसे पहले समझेंगे कि नेचर्स इस अकाउंट का क्या है। तो नेचर्स आपको पता है क्या, खर्चे वाली अकाउंट है, मतलब जितने भी इनकम या एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो इस आधार पे यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट में जाता है, जो ऑल डेबिट इन लॉसेज और एक्सपेंसेस करते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट में, और इनकम एंड गेन और क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क, मतलब आजीवन सदस्यता शुल्क को दिया जाता है तो उसे आईबीआई खाता में देंगे, आर्थिक चिट्ठे में, प्राप्ति भुगतान खाता में, इनमें से कोई नहीं। तो आजीवन सदस्यता शुल्क है वो पूंजीगत आपको शुल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जीवन में एक ही बार प्राप्त हो जाएगा, यानी मोटा रकम ऐसे नॉर्मली आजीवन को ही हम लोग मोटा रकम ही लेके चलेंगे। अच्छा, आजीवन सदस्यता शुल्क ये मोटी रकम है, मतलब कैपिटल नेचर का। क्या है? कैपिटल नेचर का है। जब कैपिटल नेचर का है तो इसमें तो नहीं जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर्स में, इसमें सिर्फ हम लोग रिवेन्यू नेचर्स के ही आइटम्स को लिखते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट रीना जी का राइट आंसर आ गया है आर्थिक चिट्ठा में। सेकंड पॉइंट जब कैपिटल नेचर्स का होगा तो इसको हम लोग आजीवन सदस्यता शुल्क को कैपिटल नेचर्स में लिखेंगे। सॉरी एसेट्स में लिख, सॉरी आर्थिक चिट्ठा में हम लोग लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क आपको जो मिलता है लायबिलिटी साइड में, और उसके बाद प्राप्ति एवं भुगतान खाता में इसमें भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, बट ऑप्शंस तो अपने को एक ही देना है ना, कूट मिला था ए और बी और सी और डी ई रहता, जो भी रहता तब ये होता ये वाला ऑप्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सबसे पहले जो ऑप्शन सही रहेगा जो आगे में आया है वही सही होगा, आर्थिक चिट्ठा होगा, यानी बैलेंस शीट में इसको हम लोग लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा? पॉइंट इसमें कुछ था नहीं, बस सिर्फ ध्यान ये देना था कि जो आगे लिखाएगा उसी को हम लोग आंसर्स करते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, और आपको बताना है कि प्राप्ति भुगतान खाता है। प्राप्ति भुगतान खाता किस टाइप का अकाउंट है, जो कल भी हमने आपको बता रखा है। तो सभी का ऑप्शन सबसे पहले आ गया है क्वेश्चन के पहले, बी ऑप्शन। डी कुमार, रीना कुमारी, सभी का आ गया है आपका बी ऑप्शन। चलिए, जो कि बिल्कुल राइट है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में हम लोग जो कैश का आवागमन इसमें होता है, मतलब एसेट्स, एसेट जाके हो जाएगा वो रियल अकाउंट। चलिए, सभी का सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे।
आईबीआई खाता बनाया जाता है किसके द्वारा? व्यवसायिक संस्था, औद्योगिक संस्था, लाभ न कमाने वाली संस्था और सभी संस्थाओं द्वारा। तो सभी का ऑप्शन सी आ गया, रीना कुमारी का सी ऑप्शन आया है। और चलिए ठीक है, जो राइट आंसर है आईबीआई खाता, हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर्स जो अकाउंट बनाते हैं वो किन के लिए बनाते थे? लाभ ना कमाने वाली संस्था के लिए बनाते हैं। डी कुमार का भी सी ऑप्शन आया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सचिव को मानदेय का भुगतान पूंजीगत होगा, आयगत होगा, आय होगा या इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि जो आपके पास सचिव थे उनको मानदेय देते हैं, रेमुनरेशंस देते हैं, तो वो आपको क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, रीना जी का राइट आंसर आ गया है, बी ऑप्शन आयगत होगा, क्योंकि सचिव को मानदेय मतलब उनके बदले में जो काम करते हैं उसको हम लोग मानदेय के रूप में देते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। बकाया चंदा यानी आउटस्टैंडिंग, आपको चंदा रह गया, सब्सक्रिप्शन रह गया, तो वो आपको क्या करना है? आय होगा, संपत्ति होगा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी आउटस्टैंडिंग आपका बकाया है चंदा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? संपत्ति। बी संपत्ति ही सिर्फ कैसे हो जाएगा? वो आय भी आपका है ना। सिंपल ध्यान दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग है तो वो आपके लिए इनकम हो गया, और जो आउटस्टैंडिंग है मतलब हमें मिलने वाला है चंदा, वो अपना एसेट्स में भी लिखाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे कि वसीयत को मानना चाहिए क्या? जो भी वसीयत अपने को मिलता है, दायित्व, आयगत, प्राप्ति, आय और इनमें से कोई नहीं, तो लीजेसी आपको मिलता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन दायित्व हो जाएगा, क्योंकि दायित्व आपको मिलता है, कोई अमाउंट वसीयत आपको मिलता है तो वो हम लोग के लिए कैपिटल नेचर्स का होता है, और लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं। तो ए ऑप्शन अपना सही है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखेंगे। एक गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा देयों पे देताओं पे प्राप्त संपत्ति की अधिक्या, मतलब जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पे एसेट्स की अधिक्या होती है, तो वो क्या कहलाएगी? पूंजीगत निधि, पूंजी लाभ या शुद्ध लाभ? तो कमेंट करके बताइएगा। गैर व्यापारिक संस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, एनपीओ की बात कर रहे हैं, जिसमें लायबिलिटी पे एसेट्स की अधिक्या, तो वो क्या कर लाएगा? ए ऑप्शन डी कुमार का गया, पूंजी निधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूंजी निधि कहलाएगा। क्योंकि कल की भी बात कर रखे हैं, यहाँ पे कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल फंड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है, क्या है? एनपीओ के लिए जो मानदेय हम लोग पेमेंट करते हैं, तो वो आपको आय होगा, व्यय होगा, परिसंपत्ति होगा, इनमें से कोई नहीं। संस्था भुगतान कर रही है तो पेमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। सी ऑप्शन रीना जी का आ चुका है, जो कि बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10। यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो, प्रवेश शुल्क को माना जाएगा। प्रवेश शुल्क को क्या माना जाएगा? वो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। बी ऑप्शन, प्रवेश शुल्क मतलब हमेशा ही आता रहता है, आएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रिवेन्यू टाइप का नेचर आपका हो जाएगा प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क मतलब कोई भी एंट्री करेंगे तो उनसे प्रवेश शुल्क लिया जाएगा, नॉर्मली ये आयगत में आता है। विशिष्ट दान की बात करते हैं कि स्पेशल डोनेशन है, तो वो पूंजीगत प्राप्तियां, आयगत प्राप्तियां, संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सबसे पहले रीना जी का आ गया है। चलिए कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विशिष्ट दान आपको जो है
कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अच्छा वॉइस नहीं आ रहा था वो, हाँ नेटवर्क का इश्यू नहीं था वो। एक सेकेंड वेट कर लीजिए, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स ऑफ हो गया है, नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं। चैट बॉक्स ही ओपन नहीं हो रहा, हाँ चलिए अब हो गया ओपन। कोई नहीं, क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं और देखेंगे हम लोग विशिष्ट दान को देख रहे थे। किसको देख रहे थे? विशिष्ट दान को। तो स्पेशल डोनेशंस मिले हैं तो वो आपके लिए तो हो ही जाएगा। पूंजीगत प्राप्तियां, यहाँ तक क्लियर है? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आएंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए। अब आपको बताना है कि वो केवल पूंजीगत प्रकृति के होंगे, आयगत प्रकृति के होंगे, या दोनों होंगे। तो आपको पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में रिवेन्यू नेचर्स का यानी आयगत को हम लोग लिखते हैं। रीना कुमारी का कमेंट आ गया, डी कुमार का कमेंट आ गया, बी ऑप्शन, संध्या जी का भी बी ऑप्शन आ गया। तो ध्यान रखना है, रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में कैपिटल एवं रिवेन्यू दोनों को लिखते हैं, लेकिन इनकम एवं एक्सपेंडिचर्स की जैसे ही बात आएगा तो सिर्फ आपको आयगत को हम लोग लिखते हैं, रिवेन्यू टाइप को लिखते हैं। कैपिटल को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। कैपिटल को क्या कहते हैं? इंक्लूड नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना है। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। चलिए बताइएगा, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क आपको क्या हो जाएगा? जीवन में एक बार मिलेगा आजीवन सदस्यता शुल्क, तो वो आपके लिए क्या होगा ये कमेंट करके बताना है। आयगत, पूंजीगत और इनमें से ए बी दोनों, तो क्या हो जाएगा अपने को? पूंजीगत होगा। नॉर्मली जीवन में एक बार मतलब लाइफ टाइम में एक ही बार आएगा तो आजीवन सदस्यता शुल्क आपके लिए पूंजीगत हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे कि पूंजीगत प्रकृति सभी प्राप्तियां दिखाई देती है। अब बताना है कि कैपिटल नेचर की प्रकृति है तो वो कहाँ पे दिखाई देगा? आय व्यय खाता में, स्थिति विवरण में, लाभ हानि खाता में, इन्वेस्ट करने। प्रीति दास का बी, संध्या कुमारी का बी ऑप्शन, जूही परवीन जी का बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट सभी का है। रीना जी का, डी कुमार का बी ऑप्शन आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आएंगे और आयगत प्रकृति की सभी मध्य दिखाई जाती है। अब बताना है कि रिवेन्यू टाइप का नेचर्स का था तो उसको हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे? आई इनकम एक्सपेंडिचर्स, आय व्यय खाते में, स्थिति विवरण में, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए वेट करेंगे कमेंट का। हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सभी का राइट आया है। ए ऑप्शन किन्हीं का बैलेंस शीट में नहीं गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिवेन्यू टाइप का जितने भी नेचर्स के अपने के इनकम या एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके हम लोग कहाँ पे लिख लेते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। सभी का राइट आंसर है, प्रीति दास जी का भी राइट आंसर ए आया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन
लाभ न कमाने वाली संस्था है वो आपको बताना। महाविद्यालय, खेल कूद, मारुति उद्योग और हॉस्पिटल। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सी आ गया, संध्या जी का बी आया। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा गया था लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है, मतलब एनपीओ नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो पूछा मतलब पूछ क्या रहा है कि कौन लाभ कमाने वाली संस्था, तो मारुति उद्योग आपको लाभ कमाने वाली संस्था है, लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है जो है मारुति उद्योग। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आएंगे। एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे में डॉट डॉट पक्ष में दिखाया जाएगा। अब बताना है आपको कि एक क्लब है, उसमें एडवांस आपको चंदे मिल रहा है, डोनेशंस मिलेंगे, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शंस मिलेगा आपको, तो चिट्ठे में हम लोग किधर दिखाएंगे वो बताना है। एडवांस में मिलेगा तो आपको पता ही है कि दायित्व पक्ष में आपके लिए लायबिलिटी हो, कोई भी चीज आपको एडवांस में मिल जाता है तो वो आपके लिए लायबिलिटी का कार्य करता है। क्लियर है? तो बी ऑप्शन परवीन जी का, दास जी का, संध्या कुमारी का, सभी का बी ऑप्शन आया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा आय नहीं है? चंदा, दान, टिकट का बिक्री और एंडोर्समेंट निधि। तो बताना है आपको, आय नहीं है वो बताना है। तो दान से भी आय हो जाएगा, चंदा से भी आय हो जाएगा, टिकट बेचने से भी आय होगा, लेकिन फंड जो है टिकट बेचने से आय नहीं होगा। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ ही संस्था है, बट आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन आयोजन किया था और उसका आप टिकट बेच रहे हैं तो उसके तो उससे भी तो इनकम हो ही जाएगा। जो इंडोर्समेंट फंड है, क्या आपके पास निधि आया था, तो वो आय के रूप में आपके पास नहीं यूज होता है, उसको कहते हैं, ठीक है, वो आपका निधि फंड है, उसमें कार्य करने के लिए था। गैर व्यापारिक संस्थाएं की बात करें, गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होते हैं, तो वो कमेंट करके आपको बताना है कि गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होते हैं। उधार, नगद और कैश। सभी का ए ऑप्शन आ गया, संध्या जी का ए, परवीन जी का ए, दास जी का ए भी है, डी कुमार का ए, जूही परवीन का ए है, सभी का ए ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है। कल भी हमने बता रखा था कि मैक्सिमम जो कैश में इनका ट्रांजेक्शन होता है ना के बराबर अपना क्रेडिट में होता है, तो ए ऑप्शन इनका सही है। आगे हम लोग देखते हैं, लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा करना, लाभ हानि खाता तैयार करना, या लाभ कमाना। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, या उपयुक्त में से सभी। तो अपने को पता है कि लाभ न कमाने वाली संस्था का मेन फोकस जो है वो सामाजिक सेवा पे होता है। क्या होता है? सामाजिक सेवा पे। कल भी हमने इस पे चर्चा कर रखा था। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आएंगे। बताना है एक संस्था द्वारा चंदा प्राप्त चंदा। अब आपको बताना है कि एक संस्था उसके द्वारा प्राप्त चंदा क्या होगा, वो आपको बताना। पूंजीगत प्राप्तियां, आयगत प्राप्तियां, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा आपको क्या होता है? आयगत प्राप्तियां। सभी का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? आयगत प्राप्तियां। चंदा अपने के लिए क्या है? रेकरिंग नेचर्स के होते हैं, हमेशा ये आते जाते रहते हैं, आते ही रहते हैं, चंदा तो जाएंगे कम ही ना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश क्या है? समस्त पूंजीगत और भुगतान, समस्त आयगत प्राप्ति एवं भुगतान, आयगत पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट करके रीना जी बताइएगा। 22 का क्वेश्चन सी ऑप्शन आ गया, जो कि बिल्कुल रीना जी का राइट आंसर आ गया। सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। हाँ, सभी का, पुष्पा जी का आ गया है। मेरा यहाँ नेटवर्क इशू है। चलिए, बिहार शरीफ में नेटवर्क इशू है, आज बकरीद है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्राप्ति एवं भुगतान खाता की हम लोग बात कर रहे थे, तो कल ही बता चुके थे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट एवं कैपिटल दोनों नेचर्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की बात करते हैं तो इस पे सिर्फ हम लोग रिवेन्यू नेचर्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त चंदा, यानी साल में एक बार चंदा लिया जाता है, तो उसे पूंजीगत मानेंगे, आयगत मानेंगे, और संपत्ति, और यहाँ पे उपार्जित। ए ऑप्शन साल में एक बार है तो वो अपना क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आंख बंद करके, प्रीति दास का भी आ गया, संध्या कुमारी का भी ए ऑप्शन आ गया, पूंजीगत प्राप्तियां होंगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सभी का तो लगभग सभी का सही आंसर से आ रहा है, क्योंकि पढ़ा हुआ भी है और नॉर्मल सा चैप्टर से अपने दिमाग से ही काम चल जाता।
देखते हैं निम्न में से कौन सी प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगा? आउटस्टैंडिंग वेतन, ह्रास, आजीवन सदस्यता शुल्क और उपार्जित चंदा। तो कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सी रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में जाएगा, वो आपको बताना है। हाँ, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में रिवेन्यू आए, कैपिटल दोनों जाता है। तो ये तो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो लिखना नहीं है। रिसिप्ट एवं पेमेंट, हरास में ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। सभी का सी ऑप्शन सही है, राइट आंसर सी था। और ये अपना आजीवन सदस्य कैप्चर ने से कहा, बट इसमें तो हम लोग लिख ही सकते हैं रिसिप्ट वन पेमेंट अकाउंट में। अब आते हैं 25 पे, हम लोग आएंगे क्या? 25 पे आएंगे और कमेंट करके बताने, यदि विशेष कोष संधारित होता है और यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष में कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्यय को लिखा जाना चाहिए। अब आपको बताना है कि कोई स्पेशल फंड आपको संधारित हो रखा था, मैंने आपने बना रखा था बैलेंस शीट में स्पेशल फंड के रूप में, ठीक है, स्पोर्ट के रूप में आपने फंड बना रखा था। ब्याज की राशि कोष यानी जितना फंड था उससे ज्यादा आपने ब्याज कर लिया। क्या कर लिया? ब्याज कर लिया। तो अब तो आपको लॉसेज हो रही है, यानी हानि हो रही है ना, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है। तो वो कहाँ पे शो होगा? आर्थिक चिट्ठा में, आईबीआई में, आईबीआई के क्रेडिट में, स्थिति सीट में। तो सभी का सी ऑप्शन आ गया आईबीआई का। अच्छा बताइए, अभी भी सभी का सही नहीं ऑप्शन है ना। स्पोर्ट फंड है, कितना फंड है आपका? 100 रुपया। एक्सपेंस हो गया है आपका 120 रुपया। तो 20 रुपया ये आपका क्या हो गया? हानि हो गया ना, कमी जैसे इसमें कहते हैं, हानि तो नहीं बोलते लेकिन कमी कहते हैं। अब ये जो लॉसेज है वो अपना बी में जाएगा ना, इनकम एक्सपेंडिचर्स में तो जाएगा ही, क्योंकि अपना खर्चे एक्स्ट्रा हो रखा, और वो डेबिट साइड में जाएगा। जैसे आपको पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर्स में, नाम तो इनकम एक्सपेंडिचर है, जब अकाउंट बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर्स इधर लिखाता है और इनकम इधर लिखाता है। तो खर्चे जो थे वो तो इधर आएगा, डेबिट साइड में ही आएगा। आप समझ में आ गया? बाकी क्लासेज करेंगे उस पर तो भी हो जाएगा। ऐसे भी आपको समाधान आ गया होगा। तो यही सब चीजें ध्यान में रखना, किधर लिखाएगा? ये डेबिट साइड में लिखा है। क्लियर है? चलिए, सिंपल ध्यान में रखना था ना। एक सेकेंड, जब इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, नाम है क्या? इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, ठीक है। जब इनका अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो इधर एक्सपेंडिचर्स लिखाता है, एक्सपेंडिचर्स, और इधर इनकम लिखाता है क्रेडिट में। डेबिट अपना एक्सपेंसेस होते हैं। तो जितने भी खर्चे होंगे, खर्चा अधिक हो गया, फंड था 100 रुपया, कर दिया हम लोग 120 पर, 20 रुपया और एक्स्ट्रा खर्चा, तो खर्चा इधर लिखाएगा, यानी डेबिट साइड में लिखाएगा आईबीआई खाता में। क्लियर है सभी को? बी ऑप्शन संध्या कुमारी का भी अब आ गया है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। उपभोज जय मद्दों को विक्रय, मतलब कोई ऐसा वस्तु है जिसको उपयोग करने वाली वस्तु है, उसको विक्रय से संबंधित प्राप्तियों को हम लोग लिखेंगे। नॉर्मली आपके जो इंस्टीट्यूट है एनपीओ, उसमें क्या हो गया? कोई ऐसा आयोजन किया गया, वहां पे खाद्य पदार्थ आपको बेचे गए उपयोग के लिए, तो उससे जो प्राप्तियां होंगी वो क्या होगी, वो आपको बताना। बी होगा सभी का, जूही परवीन प्रीति दास, बी होगा, क्योंकि जो मध्य है वो आपको रिवेन्यू टाइप्स का इनकम हो जाएगा। कोई भी संस्था ऐसा बना है जो मिनिमम फीस भी आपको उपलब्ध करवाती है, वो एनजीओ के अंतर्गत आ रही है या एनपीओ आ रही है, तो वो प्राप्तियां आपके लिए क्या हो जाती है? आयगत हो जाता है, रिवेन्यू नेचर्स का हो जाता है। अब आते हैं आगे। पूंजी कोष की गणना की जाती है। अब आपको बताना है कि कैपिटल फंड क्या होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है ना, वो आपका नेटवर्क का दिक्कत होगा। यहाँ पे साथ में एक एप्लीकेशन चलते रहता है आपका कमेंट देखने के लिए, ठीक है। तो पूंजी कोष का गणना हम लोग कैसे करेंगे, यानी कैपिटल फंड निकालना है तो आई माइनस बी आई करेंगे, या संपत्ति माइनस दायित्व, या पूंजी प्लस दायित्व, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे। बी ऑप्शन रीना जी का बिल्कुल राइट आंसर आ गया। एसेट्स माइनस क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। एसेट्स माइनस क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। अभी भी जो एमसीक्यू का अकाउंट मैंने क्लासरूम अलग बना है, बहुत सारे लोग ऐड नहीं हो पाए, जबकि नोटिस बोर्ड में भी नोटिस आता है। कल भी हमने कह रखा था, और आज आने से पहले भी हम लोग टेलीग्राम पे उस पर लिंक डाल दिए थे कि मे भी कोई मिस ना हो जाए। चलिए कोई नहीं, एक दो क्लास मिस होगा तो ऐसे भी नींद टूट जाता है ना, कि क्लासेज हो कहाँ रहा है।
चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग आएंगे। सिंपल 28 आपके सामने है कि चालू वर्ष के दौरान अग्रिम चंदा प्राप्त होता है, यानी करेंट ईयर का जो एडवांस प्राप्त होता है वो आपके लिए क्या है, आय है, संपत्ति है, दायित्व है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि एडवांस में आपको मिल रखा है कोई भी चीजें, तो वो आपके लिए इनकम की बात करते हैं। कोई इनकम आपको एडवांस में मिलता है तो वो आपके लिए दायित्व हो जाता है। क्या हो जाता है, दायित्व हो जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। आय व्यय खाते का शेष दर्शाया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर्स का जो हम लोग देखते हैं कि जो शेष होता है लास्ट में जो हम लोग बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, सुरभि जी कमेंट करके बताएगा 29 का। इनकम एक्सपेंडिचर्स ऐसे तो नॉर्मली आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन आपको तो स्टेट में पढ़ा चुके हैं, तो सिंपल आपको पता था ये इनकम एक्सपेंडिचर्स में हम लोग निकालते हैं तो सरप्लस एवं डिफिसिट को निकालते थे, यानी व्यय पे आय की अधिकता को हम अधिकता कहते हैं या विलोम, इसका उल्टा होता है तो वो डिफिसिट कहते हैं। तो और जैसे रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं कि रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट अपना था, क्या था, रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट। तो इसमें हम लोग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से स्टार्ट करते हैं, क्लोज भी यहीं से करते हैं। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर्स में जो क्लोज होगा वो हाँ यहाँ से होगा, सरप्लस एवं डिफिसिट से होते हैं। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं। और वसीयत से जो प्राप्त संपत्ति होता है उसको हम लोग लिजिसी कहते हैं। ए ऑप्शन सुरभि जी का राइट आंसर आ गया। रिक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्ति भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में लिजेसी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन सभी का सही आ गया है। रीना कुमारी, जूही परवीन, सभी का राइट आंसर आए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। प्राप्ति एवं भुगतान का तो समानता दर्शाया जाता है सरप्लस में पूंजी कोष, डेबिट शेष और क्रेडिट शेष। तो आपको बताना है कि रिसिप्ट एवं पेमेंट जो समानता दर्शाया जाता है, नॉर्मली यदि आप देखेंगे तो रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसका डेबिट शेष आपको बढ़ता है। सी ऑप्शन आ गया परवीन जी का, और रीना जी का भी सी ऑप्शन आया था, और किनका सी आया है। चलिए, नॉर्मली जब रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता था कि ओपनिंग से स्टार्ट करते थे कैश इन बैंक, कैश एट बैंक से, और नॉर्मली जो इधर जो रिसिप्ट ज्यादा होता है ना, एक्सपेंसेस तो अपना कम करते हैं, नॉर्मली रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो जो ये वाला साइड अधिक होता है तो यहाँ पे बैलेंसिंग कैश इन हैंड बचता था, तो वही डेबिट शेष नॉर्मली आता है, ये ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाए, 32 पे आ जाते हैं। 32 आपके सामने है और बताना है आपको कि आय तथा व्यय खाता समानता दिखाता है। इनकम एक्सपेंडिचर्स क्या दिखाते हैं, अभी हमने जस्ट बताया तो वो क्या दिखाता है, सभी का सही आंसर आ गए हैं। ये ऑप्शन होता है अधिक्या एवं घाटे को दिखाता है, डिफिसिट या सरप्लस को ये दिखाता है। 33 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, निम्न में से कौन सा लाभकारी संस्था नहीं है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे पूछा है लाभकारी संस्था नहीं है। ठीक है, स्कूल, अस्पताल, क्लब और साझेदारी फर्म। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। डी ऑप्शन आपका क्या है, साझेदारी फर्म। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है और आपको बताना है कि वर्ष के दौरान चंदा आपको प्राप्त हुआ। अब चंदा का मतलब चंदा लीजिएगा, ठीक है, 50,000 रुपया वर्ष के अंत में, आउट स्टैंडिंग 8,000 और प्रारंभ में आउट स्टैंडिंग 6,000। तो इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल देख लेंगे। जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, क्या होता है, स्टार्ट होता है, इस समय यदि कोई बकाया है, मान लेते हैं कि 2023 आपका है ये, और इस समय जब 1 अप्रैल था उसी समय बकाया था, तो ये स्टार्टिंग का बकाया का मतलब क्या है कि 2022 वाला बकाया है। ठीक है, और अकाउंटिंग ईयर के एंड में 2023 यानी 24 मार्च के महीना में यदि आउट स्टैंडिंग मतलब लास्ट में आउट स्टैंडिंग रह गया तो मतलब करेंट ईयर का ही रह गया। जैसे आज 2023 चल रहा है, 2023 के लास्ट में हमें पता चला कि बकाया है, तो मतलब क्या मानेंगे कि इस साल का है। ठीक है, तो दो चीजें अपना हो गया, उसी पे अपना को बन जाएगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि चंदे की प्राप्ति की शुद्ध आय पूछ रहा था जो करेंट ईयर में अपना, तो वर्ष के दौरान चंदा प्राप्त हुआ है कितना, 50,000। अंत में आउट स्टैंडिंग रह गया, जो अकाउंटिंग ईयर था उसके अंत में आउट स्टैंडिंग है, मतलब इसी साल का वो आउट स्टैंडिंग है, इसको हम लोग जोड़ देंगे। प्राप्त हुआ है 50,000
और पता चला लास्ट में हम लोग क्या, अच्छा 8,000 अभी भी बाकी है, मतलब इस साल का टोटल था कितना, 58,000। उसमें से बोला गया कि वर्ष के आरंभ में आउटस्टैंडिंग था, जब अकाउंटिंग शुरू हुआ था उसी समय अपने को क्या था, बकाया था, मतलब ये पिछले साल का होगा। तो अपने पास रहा कितना गया, 52,000 रुपया। क्योंकि जो ये अमाउंट है हम लोग निकाल क्या रहा है कि कितनी चालू वर्ष में अपने को इनकम हुआ है, शुद्ध प्राप्ति कितना हो रहा है। तो ये तो ओवरऑल दिया हुआ था ना, पीछे वाले भी इसमें कुछ अमाउंट होगा वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ, तो जो आउटस्टैंडिंग ये बताया था, तो इसमें भी तो है कि पीछे वाला भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं कि नॉर्मली 50,000 प्राप्त हुए, अब वर्ष के अंत में पाया कि 8,000 आओ बाकी है, मतलब इस साल का आओ बाकी था, तो 58,000। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ तो उसी समय बाकी था, मतलब वो पिछले ईयर का होगा, उसको हम लोग घटा लेंगे तो 52,000 रुपया। तो सी ऑप्शन, सभी का सी ऑप्शन आया। ज्यादा इतना डिटेल समझाने की जरूरत है नहीं, मतलब आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए इसका कमेंट करके बताइएगा कि वर्ष के दौरान चंदा 1,80,000, वर्ष के अंत में आउटस्टैंडिंग 20,000 और अग्रिम आपको 10,000 चंदा था, तो व्यय खाते में कितना क्रेडिट होगा, यानी करंट ईयर में आपको कितना जाएगा वो आपको बताना है। वर्ष के दौरान कितना प्राप्त हुआ है, 1,80,000, आउटस्टैंडिंग था वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत का मतलब करंट ईयर में इसी साल का था, मतलब टोटल चंदा 2 लाख होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद पाते हैं कि अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा है, माने एडवांस में मिल गया है, यानी आगे वाले समय में भी हमको चंदा मिल गया, तो 10,000 घटा देंगे। देखिए इसको 1,80,000 में से 20,000 जोड़ देंगे तो 2 लाख हो गया, और ये 10,000 एडवांस था कि आगे साल का ये चंदा है, तो इसको घटा देंगे, मतलब 1,90,000 रुपया। बी ऑप्शन, सभी का ऑप्शन। सी ऑप्शन कैसे आएगा जी, बी ऑप्शन होगा ना, सिंपल ध्यान देंगे। आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, ठीक है, तो उसका अलग, एडवांस है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। ध्यान देना कि वर्ष के दौरान आपका 1,80,000 प्राप्त हुआ और वर्ष के अंत में पता चला कि कुछ और बाकी है, मतलब इस साल हमें और मिलना था, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 लाख रुपया हो गया। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे। अब आगे क्वेश्चन में पढ़े कि वर्ष के अंत में हमने पाया कि अग्रिम चंदा है। अब आज के दिन हम पाते हैं कि एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आगे वाले समय के लिए कर रहे थे, तो अपना तो करंट ईयर को पूछना, ये आगे वाला था तो इसके लिए घटा दिए। 20,000 रुपये वर्ष के अंत में आउटस्टैंडिंग है, मतलब आज हम पता चला हमको कि अभी भी बकाया है। ठीक है, मतलब अभी पीछे जो ये ईयर चल रहा है उसका बकाया होगा, इसलिए उसको जोड़ते हैं। एडवांस में वही उसका उल्टा होता है कि हमें पता चला कि एडवांस में दे रखा, मतलब आगे वाले समय में दे रखा, हमें निकालना है करंट का, तो जो आगे वाला समय उसको हटा देंगे, जो पीछे वाला समय रहेगा उसको भी हटा देंगे। ठीक है, जो करंट वाला रहेगा हम लोग उसको जोड़ देंगे, तो 1,80,000 प्लस 20,000 2 लाख और माइनस 10,000 1,90,000। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 42 पे हम लोग चलेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए 42 आपको बताना है। यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है और यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्ययों को लिखा जाना चाहिए। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आय व्यय के डेबिट पक्ष में, आय व्यय के क्रेडिट पक्ष में, स्थिति व्यय में। यहाँ पे आपको फिर से वही क्वेश्चन है कि विशेष फंड आपको संधारित था, यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की राशि से अधिक हो गया, मतलब एक्सपेंसेस आपने ज्यादा कर रखा है, आपके पास फंड कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया, तो जो एक्स्ट्रा व्यय हुआ है उसको हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे वो बताना है। पीछे वाले क्वेश्चंस देखे होंगे तो आसानी से ही अपना आपका सही होना चाहिए। सुरभि जी गलत कर दिए, बताइए। यहाँ पे नॉर्मली जो आपके पास फंड है, मान लेते हैं कि बैलेंस शीट में फंड 100 रुपया था, तो यहाँ तो निकालेंगे ना 100 रुपया, और इसमें हमने खर्चे कर दिए 20 रुपया, तो 20 रुपया तो ये अपना व्यय हो गया ना, एक्स्ट्रा क्या अधिक व्यय हो गया, तो इसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर्स के डेबिट साइड में लिख देते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन समझ में आ गया। एनपीए का क्वेश्चन हम लोगों ने किया और आपकी क्लासेज अपनी समय से ही, थ्योरी की क्लासेज शाम में ही हो जाएगा। हाँ मिस्टेक है वो कोई नहीं, बट ध्यान रखना है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर हो जाएगा आपका। शाम में आपको 5-5 पे क्लासेज आपका रहेगा। टेक केयर से, बाय बाय। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।
चलिए, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लीजिएगा, नहीं तो क्लासेज आपकी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, चलिए, किन्हीं का कोई कमेंट नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आगे की क्लासेज अपनी समय पे कंटिन्यू रहेंगे। सर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवा, तो चैप्टर वाइज हुआ ना जी, एनपीओ का आज किए ना पूरा, वो करवा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो स्टार्टिंग के एमसीओ तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है।